हेलो फ्रेंड्स, फॉर योर या ऑन योर डिमांड कि आईएएस कोड के बारे में मैं बताऊं और मेरे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों को। और यहाँ पर मैं जो फिर से डिस्कशन करने वाली हूँ वो है आईएएस 800-2000, जो कि स्टील डिज़ाइनिंग के लिए कोड होता है। जनरल कंसीडरेशन इन स्टील कोड है ये। अगर हम स्टील की डिज़ाइनिंग करते हैं तो आईएएस 800-2007 यूज़ करते हैं। ये 3rd रिवीजन एडिशन है। इसके पहले भी अगर आपके पास कोई पीडीएफ सेक्शन है तो आप नया एडिशन डाउनलोड कर लीजिए। और एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इसका लिंक नीचे मैंने गिवन कर रखा है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो इट्स अ बेटर देन दिस। सो फर्स्टली हम सबसे पहले बात करना चाहते हैं यहाँ पे कनेक्शंस की। कनेक्शंस के लिए आपको आना पड़ेगा सबसे पहले पेज नंबर 73। पेज नंबर 73 में आप जहाँ देख रहे हैं मिनिमम स्पेसिंग, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ फास्टनर शैल नॉट बी लेस देन 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डाया ऑफ द फास्टनर। ठीक, इसके बाद जो अगली चीज़ है वो यहाँ पर मैंने लिख रखी है। एक्चुअली इसमें थोड़ा थ्योरी फॉर्म में था, ये आपको दिख रहा होगा कि कनेक्शंस में मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट्स एंड बोल्ट। जब ये मैक्सिमम परमिसिबल, जब टाइप्स ऑफ फास्टनर की बात है, अगर पावर ड्रिवन में 2 टाइप के होते हैं हमारे पास जो ड्रिवन कर सकते हैं, एक तो शॉप और एक तो फील्ड। अगर शॉप ड्रिवन है तो एक्सियल टेंशन, शियर टेंशन और बेयरिंग के लिए 100, 300 वैल्यू होती है। और अगर फील्ड ड्रिवन है तो 90, 270। ठीक है। और अगर ये हैंड ड्रिवन है तो हैंड ड्रिवन रिवेट के लिए 80 और 250 वैल्यू एक्सियल, शियर और बियरिंग के सेक्शन में होती है। इसके बाद ये यहाँ पर एक्सियल टेंशन मतलब परमिसिबल स्ट्रेस है और उसकी गिवन वैल्यू दे रखी है परमिसिबल स्ट्रेसेस की। अगर एक्सियल टेंशन और कंप्रेशन की बात होती है ये बीम के केस में तो 0.60 सिग्मा वाई। इन बेंडिंग की बात होगी अगर बीम की तो 0.66, इन बियरिंग की 0.75 और इन शियर की 0.45 सिग्मा वाई। ये वैल्यूज़ परमिसिबल स्ट्रेसेस की होती है। ठीक, इसके बाद ये देखिए मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन। अगर मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन L/325। ठीक, अगर आपका डिफ्लेक्शन जब सपोर्ट करता है एलिमेंट को ससेप्टेबल टू द क्रैकिंग तो L/360, और अगर नहीं सपोर्ट करता है क्रैकिंग के लिए तो L/300। ठीक, इसके बाद मैंने यहाँ पर एक लाइन लिख रखी है कि वेल्डिंग कनेक्शन की अगर बात होती है तो अगर वेल्डिंग कनेक्शन की बात हो रही है तो टेंशन एंड कंप्रेशन ऑन द सेक्शन थ्रू द थ्रोट ऑफ द बट वेल्ड कितना मिलेगा हमको 150 न्यूटन पर mm²। अगर शेयर की बात होती है थ्रोट ऑफ द बट वेल्ड तो 108 न्यूटन पर mm² की बात होती है। इसके बाद फिर आते हैं हम लोग आगे पेज नंबर 74 पे। पेज नंबर 74 में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम स्पेसिंग की बात कर रखा है। अगर मैक्सिमम द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एनी 2 एडजेसेंट फास्टनर शैल नॉट एक्सीड 32 T या 300 mm। ठीक, यहाँ पे वो ये बता रहा है कि आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है जो कि मिनिमम, देखिए पहले तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखनी होगी, ये जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि मिनिमम स्पेसिंग द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ फास्टनर शैल नॉट एक्सीड, अगर 2.5 टाइम्स डाया ऑफ द बार है तो किसकी वैल्यू, मिनिमम स्पेसिंग मतलब पिच की वैल्यू, जो मिनिमम पिच होगी वो कितनी होगी। तो मिनिमम पिच या स्पेसिंग कह ली जाए तो ये क्या होगी 32 T या 300 mm होगी। किसके लिए, ये मैक्सिमम पिच है अगर टैकिंग रिवेट की बात होती है। ठीक है, अगर सेक्शन में टैकिंग रिवेट की बात होती है तो 32 या 300 mm जो भी कम होगा। और अगर रिवेट्स लाइंग इन द लाइन पैरेलल फोर्स इन द मेंबर तो उसमें 2 आ जाते हैं, एक तो आता है टेंशन और एक आता है कंप्रेशन। अगर टेंशन की बात होगी तो 16 T या 200 mm और टेंशन की बात होगी तो 12 T या 200 mm। अरे कंप्रेशन की बात होगी तो 12 T या 200 mm। इसको पूरा कॉपी कर लीजिए, विच एवर लिस इन कंप्रेशन में 12 T या 200 और टेंशन में 16 T या 200 mm। ठीक, इस हिसाब से हम इसको
78 पे देखिए, द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ अ फिलेट वेल्ड शैल नॉट बी लेस देन 3 mm, ठीक है, और नॉट एक्सीड 0.7 t। अब जो आपका थ्रोट थिकनेस होता है वो होता है K इंटू एस। के क्या है? एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस। जब आपने दो सेक्शन के बीच का एंगल फाइंड आउट किया वेल्डिंग के बाद, तो क्या हुआ कि कुछ फ्यूजन फेसेस का कुछ एंगल मिला हमें। वो कितना मिला? हर एंगल सेक्शन के लिए अलग अलग मिला। के की वैल्यू जो मिली हमको डिफरेंट एंगल के बीच में अलग अलग मिली। इसी तरीके से एस की वैल्यू भी हमें मिलेगी कुछ अलग अलग। एस की वैल्यू किस हिसाब से? थिकनेस ऑफ द प्लेट पे डिपेंड करेगी, थिकनेस ऑफ द थिकर पार्ट। देखिए, तो अगर 10 mm की है तो 3, अगर 10 से 20 mm की है तो 5, और अगर 20 से 30 mm की है तो, या 32 mm की है तो 6 लेते हैं, और अगर मोर देन 32 की बात होगी तो 8 ले लेंगे। तो इस तरीके से 3, 5, 6, 8 जो है ये चारों डिफाइन है। के इंटू एस रख के हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसको कहते हैं टेंशन मेंबर। ये हो गई कनेक्शन की बात। इतना ही है कनेक्शन में, और कुछ फॉर्मूले हैं अगर आप देखना चाहें तो इधर ही सेक्शन में ये मैंने वो बताया है। फॉर्मूले तो क्वेश्चन के लिए सूटेबल हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे, पर जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से था वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है बस। देखिए, टेंशन मेंबर में सबसे मेन पार्ट जो है, सबसे मेन पार्ट है पेज नंबर 20 पे। ये किसके किसके लिए है मैं बता दे रही हूँ आपको। ये टेंशन के लिए भी है और कंप्रेशन के लिए भी है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? मेंबर कैरिंग अ कंप्रेसिव लोड, यानी कंप्रेशन की बात हुई। अ टेंशन मेंबर यानी टेंशन की बात हुई। तो अगर लोड विंड या सिस्मिक लोड के, इसमें क्या अगर डेड लोड या इम्पोज लोड है तो 180 होता है। इसमें अगर क्या है अदर देन विंड और सिस्मिक लोड, मतलब डेड लोड या इम्पोज लोड की बात हो रही है, वो भी 180 होता है। इसके बाद अगर member subjected to a compressive force only for the combination with earthquake action, तो ये 250 होता है। और अगर कंप्रेशन फ्लेंज में आएगा ये तो कितना होगा? 300 होगा। ठीक, अगर ब्रेसिंग सिस्टम की बात हो रही है इनटू द कंप्रेशन तो 350, और अगर मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन और कोई भी इफेक्ट नहीं है तो 400 वैल्यू होती है। तो ये एज अ ऑब्जेक्टिव आपके में आएगा। ये पेज नंबर दे रखा है 20 पे। ठीक, ये टेंशन और कंप्रेशन बोथ के लिए। सीधे आइए आप यहाँ पे पेज नंबर 32 पे। पेज नंबर 32 पे क्या रखा है? यहाँ पे दे रखा है सीधे सीधे टेंशन मेंबर के कुछ फॉर्मूलेज हैं। इन फॉर्मूले में क्या है? डिजाइनिंग शेयर स्ट्रेंथ इन यील्डिंग TGG बराबर AG, ये मैंने उसमें डिस्कस किया था। तो टेंशन मेंबर की डिज़ाइनिंग में ये सारे फार्मूले जो हैं ये पेज नंबर पे दे रखे हैं 32 पे। इसके बाद इसी तरीके से TDN, ठीक, नेट सेक्शन निकालने के लिए भी यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है। और अगर आपको सिंगल एंगल के लिए भी बात की जा रही है, अगर थ्रेडेड रॉड्स, अगर ये सिंगल एंगल सेक्शन की बात की जाए तो TDN, नेट TDN, जिसके लिए बीटा हमको निकालना पड़ता है ब्लॉक शेयर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, और गामा DN फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद जब हम ये डिज़ाइन शेयर ड्यू टू द ब्लॉक शेयर निकालते हैं तो ये पूरा यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। दोनों में से कोई एक वैल्यू ले लेते हैं जो हमने डिज़ाइनिंग में। यहाँ पर अब नया चैप्टर कंप्रेशन मेंबर की बात करते हैं। कंप्रेशन मेंबर में ये एक टेबल दे रखी है जो पेज नंबर 45 पे है। ठीक है, इसको आपको किस तरीके से पढ़ना है मैं बता दूँ। ये जो वैल्यू दे रखी है सबसे ऊपर, ये देखिए जो 2L लिखा हुआ है 2 सेक्शन का, यहाँ पर क्या है? एक इंट फिक्स्ड है, एक इंट फ्री है। इसका मतलब क्या है? इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्टेन्ड अगेंस्ट द रोटेशन एट अ वन एंड, बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन एंड नॉट रिस्टेन्ड अगेंस्ट द रोटेशन एट द अदर एंड। ठीक है, एक एंड पे तो ये रोटेट भी कर रहा है, रिस्टेन भी हो रहा है, लेकिन अगले एंड पे क्या है? फ्री है और कुछ भी नहीं हो रहा है। इसी तरीके से इसकी वैल्यू भी होगी इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट अ वन एंड बट नॉट रिस्टेन अगेंस्ट द रोटेशन एंड एट द आउटर एंड रिस्टेन अगेंस्ट द रोटेशन बट हेल्ड इन पोजीशन। रिस्टेन अगेंस्ट द रोटेशन है नहीं है, लेकिन अपनी और रिस्टेन अगेंस्ट द रोटेशन तो है लेकिन नॉट हेल्ड इन पोजीशन। अगर रोलर सपोर्ट है तो ये अपनी पोजीशन पर हेल्ड नहीं होगा। इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ हैं इसकी 1 है। और आपको मेनली जो याद रखनी है वो इस सेक्शन की याद रखनी है। अगर दोनों सेक्शन फिक्स्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू होती है? 0.65 हेल्ड। इसका मतलब ये होता है कि अपनी पोजीशन पे इफेक्टिवली हेल्ड भी है और अपनी बोथ एंड पे रोटेशन भी दिखा रहा है ये। ठीक है, तो ये टेबल 45 पेज पे है, इसको आप देख लीजिएगा।
इसके बाद ये देखिए, द इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो lambda is equals to L by R of the laced column shall be taken as 1.05 times the actual maximum, एक्चुअल का 1.05 टाइम्स होता है लेस्ड कॉलम के लिए। लेस्ड या ब्रेसिंग सेक्शन ये होती है, लेसिंग पूरा है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं स्टील के बुक्स में। ये देखिए पेज नंबर पे आइए 50 पे, 50 पेज नंबर में क्या दे रखा है, विड्थ ऑफ लेसिंग बार, ठीक। द थिकनेस ऑफ द लेसिंग बार सबसे पहला पॉइंट है, थिकनेस ऑफ द फ्लैट लेसिंग बार शुड नॉट बी लेस देन 1/4 ऑफ द इफेक्टिव लेंथ एंड 1/16 ऑफ द इफेक्टिव लेंथ फॉर द डबल लेसिंग। सिंगल लेसिंग के लिए 1/4, डबल लेसिंग के लिए 1/16। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की अगर बात करें तो फॉर इन डबल और अ सिंगल सिस्टम शैल बी इंक्लाइंड एट एन एंगल नॉट लेस देन 40 डिग्री एंड नॉट मोर देन 70 डिग्री पे। ये जो एंगल का ये जो लेसिंग सिस्टम का ये है, ये सेक्शन जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो है इसका एंगल है। इसके बाद स्पेसिंग पे आते हैं, डिज़ाइन ऑफ लेसिंग पे आते हैं। डिज़ाइन ऑफ लेसिंग 2011 में आ चुका है ये क्वेश्चन। द लेसिंग शैल बी प्रोपोर्शनड टू रेजिस्ट अ टोटल ट्रांसवर्स शियर्स BL एट एनी पॉइंट इन द मेंबर इज इक्वल टू एटलीस्ट 2.5% ऑफ द एक्सियल फोर्स इन द मेंबर, ठीक। ये 2.5% होता है शेयर वाला केस, शेयर के लिए, तो इसको याद रखिएगा। और उसके बाद अगर इस पर देखें तो एक चीज़ और है, जो लेसिंग बार के लिए जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो 145 डिग्री होता है, ठीक। और इस पर जो इसके साथ जो एंगल होता है वो होता है 40 डिग्री टू 70 डिग्री, अभी जस्ट ऊपर हमने पढ़ा 40 to 70 डिग्री। एक चीज़ और है यहाँ पे देखिए, द बार फॉर अ सिंगल लेसिंग एंड 0.7 ऑफ द लेंथ फॉर द डबल लेसिंग and the connection effectively connected at the intersection. In welded construction, the length of this shall be taken as कितना 0.7 times the distance between the inner ends of the weld connection. इसके बाद एक चीज़ नीचे मैंने और बना रखी है, ये देखिए नॉमिनल डाया और विड्थ ऑफ द लेसिंग बार। जो भी आपका डाया होता है वो लेसिंग बार की विड्थ को इस तरीके से डिफाइन करता है, 22, 20, 18, 16, 65, 60, 55, 50, ठीक। यहाँ पे वेल्डेड कनेक्शन पे बात करते हैं, कंप्रेशन का ही है सारा। व्हेन द टाई या बैटन प्लेट्स ओवरलैप टू मेन, ये एंड कनेक्शन की बात है, लैप शैल नॉट लेस देन 4 times द थिकनेस ऑफ द प्लेट, ये एंड कनेक्शंस के लिए है। और अगर द लेंथ ऑफ द वेल्डेड कनेक्शन ईच एंड ऑफ द बैटन प्लेट्स इज 1/2 times of the 1/2 यानी half the depth of the batten plate and at least 1/3 of the weld shall be placed at each end of the edge and the length of the weld and depth of the batten plate shall be measured along the longitudinal axis of the main member। तो ये welded connection के लिए है, लेकिन है ये किसके लिए, आपका कंप्रेशन मेंबर की ही बात हो रही है, कंप्रेशन के मेन मेंबर की बात हो रही है। इसके बाद नीचे आइए, नीचे देखिए, नीचे क्या दे रखा है, नीचे दे रखा है आपका थिकनेस ऑफ द मेंबर और डाया ऑफ द रिवेट्स। अगर अप टू 10 तक है तो थिकनेस, तो मिनिमम डाया कितना होगा 16, अगर थिकनेस 10 से 16 है तो भाई 20, और अगर मोर देन 10 है तो 22 mm, ठीक। ये हो गई आपकी कंप्रेशन मेंबर की बात। कंप्रेशन मेंबर के बाद अगर बात करें तो किसकी बारी आती है बीम की बारी आती है, ठीक है। बीम के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये है बीम का पोर्शन। बीम में देखिए लिमिटिंग विड्थ टू द थिकनेस रेशियो ये है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट आउटस्टैंडिंग एलिमेंट ऑफ द कंप्रेशन मेंबर। अगर रोल्ड सेक्शन की बात हो रही है तो केवल सेमी कॉम्पैक्ट वाला पार्ट आपको लेना है, 15.7 एक्साई। अगर इंटरनल एलिमेंट ऑफ कंप्रेशन फिल्म की बात हो रही है तो ये आउटस्टैंडिंग और इंटरनल एलिमेंट दोनों के बारे में मैंने बताया था। अगर आउटस्टैंडिंग की बात हो रही है तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले पार्ट को लेना है, और अगर इंटरनल एलिमेंट्स ऑफ कंप्रेशन फिल्म की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर 13.6 एक्साई, ठीक। एक्सियल कंप्रेशन वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसका 42 एक्साई होता है, और नॉमिनल एक्सेस डेप्थ जो होती है वो कितनी होती है 126 एक्साई। एक्साई क्या है, इट्स अ स्ट्रेन, स्ट्रेन की वैल्यू होती है 250 डिवाइडेड बाई FY√, ठीक। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि कौन कौन से कोडल क्वेश्चन हैं जो हमारे यहाँ एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। एक चीज़ और आप लिख सकते हैं
जो इसेंट्रिसिटी होती है, मतलब जो इसेंट्रिसिटी की जो भी बात होती है कंप्रेशन मेंबर में बता रहे हैं, वो लेसिंग का जो केस होता है वो हमेशा इसेंट्रिक एंगल के साथ ही लिया जाता है। और एक चीज़ और है, अगर मतलब लेसिंग की बात कर रहे हैं, सिंगल एंड लेसिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर सिंगल एंड लेसिंग की बात कर रहे हैं तो ये, और डबल एंड की बात कर रहे हैं तो ये, जो कि मैंने अभी यहाँ पर इससे पहले डिस्कस किया। अब इसी चैप्टर में एक बार आप पेज नंबर 31 पे भी आ जाइए और यहाँ पर आप ज़रा देखिएगा क्या लिख रहा है, डिफ्लेक्शन अंडर द सर्विसिबिलिटी लोड ऑफ बिल्डिंग, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन नॉट मोर देन L/325 ऑफ स्पैन इन जनरल फॉर बीम। और अगर गैंट्री गर्डर की बात हो रही है तो गैंट्री गर्डर क्या होता है, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग होती है, किसके कारण, लेटरल थ्रस्ट के कारण। तो क्या करते हैं वहाँ पे गैंट्री गर्डर का यूज़ करते हैं। तो डिफ्लेक्शन ऑफ द गैंट्री गर्डर जो होता है वो डेड लोड और इम्पोज लोड के अंडर में ये सारी वैल्यूज़ को दे देता है। अब अगर आपका जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, अगर क्रेन्स आर मैनुअली ऑपरेटेड हो रहा है, क्रेन जो होती है, ठीक, तो उसका स्पैन अपॉन 500 होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अगर क्या है, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड है लेकिन 50 टन से ज़्यादा नहीं है तो स्पैन अपॉन 750, और अगर इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड है 50 टन से ज़्यादा है तो स्पैन अपॉन 1000। तो ये आता है आपका क्वेश्चन गैंट्री गर्डर से। और डिफ्लेक्शन की बात मैंने यहाँ पर आपको बता ही दी। और हमेशा इसके शेयर के लिए कितना लेते हैं, 0.45 Fy, ठीक। गैंट्री गर्डर का अगर सवाल आया है तो यहाँ पर एक चीज़ और, मैं यहाँ पर पेज नंबर 63 की हम बात करते हैं, डिज़ाइन ऑफ बीम एंड प्लेट गर्डर इन सॉलिड। अगर मिनिमम वेब थिकनेस सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट कितनी है, D/TW की वैल्यू लेस देन व्हेन द ट्रांसवर्स स्टिफनेस आर नॉट प्रोवाइडेड, तो लेस देन और इक्वल टू 200 एफजाई, ठीक। यहाँ पर जो स्ट्रेन है एक्साई की वैल्यू है वैसे ही निकलेगी 250 अपॉन Fy का अंडर रूट। और अगर वेब कनेक्टेड टू द फ्लेंज लॉन्ग है तो ये बी पार्ट देख लीजिए, वेब स्टिफनेस आर प्रोवाइडेड, ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल इज D/TW कितना होना चाहिए उस केस में 200। और अगर इसके बीच में है तो ये कितना होना चाहिए 200 XIW। ये छोड़िए, आप ये देखिएगा, व्हेन 3D और D के बीच में है तो D/TW की वैल्यू 200 XI होनी चाहिए। व्हेन द ट्रांसवर्स स्टिफनेस एंड द लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस एट द वन लेवल ओनली आर प्रोवाइडेड 0.2 D, ठीक, फॉर द कंप्रेशन फ्लेंजेस। इसके बाद यहाँ पर एक और वैल्यूज़ हैं, देखिए ये अगर सेकेंड लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस की बात होती है तो D/TW इज लेस देन और इक्वल टू 400 XI। और अगर व्हेन द कंप्रेशन फ्लेंजेस बकलिंग रिक्वायरमेंट होती है तो ट्रांसवर्स स्टिफनेस आर नॉट प्रोवाइडेड, D/TW अगर 345 XI के स्क्वायर से कम है, ठीक। तो ये आप पेज नंबर 63 पे देख सकते हैं इसको। इसके बाद सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, मैं कुछ बेसिक्स पॉइंट्स आपको बता दूं। आप सबसे शुरुआत में जाएंगे और पेज नंबर 14 पे देखिए, द परसेंटेज ऑफ द इलोंगेशन टेकन ओवर द गेज लेंथ इज 5.65 अंडर रूट A0 होता है, ये एरिया होता है, एस जो लिखा हुआ है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक। इसके बाद पेज नंबर 15 पे आइएगा, जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन में डेड लोड एज्यूम इन द डिज़ाइन किस में है, IS 875 के पार्ट 1 में है, इम्पोज लोड पार्ट 2 में है, ठीक। इसके बाद विंड स्ट्रक्चर पार्ट 3 में है, अर्थक्वेक लोड पार्ट 1893 पार्ट 1 में है, इरेक्शंस लोड टेम्परेचर इफेक्ट शैल बी कंसीडर इन, इसके आगे मैं आपको 3.3 और 3.4 में नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं। इतना नहीं है, लेकिन जो लोड के जो आपके कोड के नाम है उसे याद रखिए। लोड का कॉम्बिनेशन है ये, डेड इम्पोज विंड के साथ डेड लोड, अर्थक्वेक के साथ डेड लोड है, ठीक। तो इनकी वैल्यूज़ होती हैं, पेज नंबर 29 में दे रखी है। पेज नंबर 29 में ये देखिए पूरा, अगर ये डेड लोड है तो यानी 1.5, लाइव लोड है तो 1.5, ठीक। CL लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, CL यहाँ पे क्रेन लोड बताया है। अगर डेड लोड और लाइव लोड है तो 1.5, डेड लोड लाइव लोड है 1.2 कॉम्बिनेशन होता है। अगर विंड लोड के साथ है तो यहाँ पे विंड लोड की वैल्यू आप ये देखिए 0.6 होगी, ठीक। और उसी तरीके से यहाँ पे डेड लोड लाइव लोड या डेड लोड सिर्फ अर्थक्वेक लोड है तो 1.5 भी ले सकते हैं और 0.9 भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको इसमें बता दी। गामा M0 जो होता है ये भी देख लीजिए पेज नंबर 30 पे, इससे पहले वाला 29 पे था, ये होता है 1.10 और गामा M1 कितना होता है 1.25, ठीक।
शॉप फैब्रिकेशन और फील्ड फैब्रिकेशन दोनों के लिए अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। फ़िलहाल वैसे होता तो सब सेम ही है, लास्ट में 1.5 इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ शेयर माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस, ऑल्सो वॉच इट आफ्टर some times, या आफ्टर 1 week. It's I definitely uploaded a new videos which are more useful for you. So please subscribe this and watch it, and please write a comment in a message box.